हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम वीडियो लेके आए हैं गांधीवादी आंदोलन का। यह 7वां सीरीज है और आधुनिक भारत के इतिहास का हमारा ये 23वां सीरीज है, 23वां वीडियो है। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था और किस पृष्ठभूमि में यह अधिनियम लाया गया था। साथ ही साथ प्रांतीय जो चुनाव हुए थे 1937 में, जिसमें कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था कई प्रांतों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियोस को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूं, हर बार की तरह, कि मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत ही नया है और आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने का। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियोस में हमने बताया था कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो एक मुख्य मांगे थी वो थी उत्तरदायी शासन की मांग थी ब्रिटिश सरकार से। मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें भारतीयों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि थे, भारतीयों के जो जनप्रतिनिधियों के बीच से जो मंत्री बनते थे, वो मंत्री एक तरह से उत्तरदायी हो भारतीयों के लिए, वो ऐसी व्यवस्था चाहते थे। मतलब ठीक आज की जो व्यवस्था है वही व्यवस्था की मांग उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार की मंशा बिल्कुल इसके विपरीत थी। वो उत्तरदायी शासन की देने की बात तो करती थी, लेकिन एक्चुअल में वो देती नहीं थी। वो उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के नाम पर सारी शक्तियां अपने हाथों में रखना चाहती थी। इसी पृष्ठभूमि में 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया अधिनियम था, जिसका उद्देश्य था भारतीयों को उत्तरदायी शासन देना। लेकिन उत्तरदायी शासन के नाम पर जो प्रांतीय सरकार थी उसमें को उसको उत्तरदायी शासन के बजाय द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था वहाँ पर। और द्वैध शासन प्रणाली में जो महत्वपूर्ण विषय थे उस विषय को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने नियंत्रण में रखा गया था और उस पर खुद ही ब्रिटिश सरकार के गवर्नर के द्वारा अधिकारियों के माध्यम से उस पर कानून बनाया जाता था, उसको लागू किया जाता था। और कम महत्वपूर्ण विषय जैसे शिक्षा थे, कृषि था, इन सब विषयों को जो भारतीय जो लीडर्स थे, जो भारतीय लीडर्स के जो मंत्री थे, उन मंत्रियों के द्वारा उस पर कानून बनाया जाता था और उसको लागू किया जाता था। लेकिन समस्या एक जटिल क्या थी कि कृषि अगर भारतीयों को दिया गया था कृषि का विषय, तो कृषि पर होने वाले व्यय, जो वित्त की व्यवस्था थी, वह उस वित्त की व्यवस्था का जिम्मा ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ही रखा था। मतलब एक तरह से काम करने का अवसर तो प्रदान किया, लेकिन जो खजाने की चाबी थी, बटुए की जो चाबी थी, एक तरह से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ही रखा। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी काम करने से पहले सरकार से धन की मांग करनी पड़ती थी और वो सरकार दे भी सकती थी और नहीं भी दे सकती थी। तो स्वाभाविक सी बात थी कि 1919 के में जो द्वैध शासन प्रणाली दी गई थी और ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि यह एक तरह से उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक सार्थक कदम है, वो एक सार्थक कदम नहीं रहा था। यही कारण था कि 1919 के अधिनियम की जांच के लिए, 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्यों को नहीं रखा गया था, जिसके कारण साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध किया गया था। लेकिन फिर भी साइमन कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया भारत में एक अच्छी शासन व्यवस्था लागू करने के नाम पर, उस पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और जितने भी बड़े बड़े जो भारत के लीडर्स थे और सभी जो भारतीय पार्टियां थी,
उसको आमंत्रित किया गया उस पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन प्रथम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया और उस बहिष्कार के कारण प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसे ही असफल हो गया, क्योंकि कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी और कांग्रेस जिस चीज़ का विरोध कर दे, जिस चीज़ का बहिष्कार कर दे, उस चर्चा का, उस कॉन्फ्रेंस का कोई महत्व रह नहीं जाता था। लेकिन फिर भी द्वितीय जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जो गांधी इरविन समझौता 1931 की पृष्ठभूमि में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने भागीदारी करने का जो सहमति था उसने सहमति दिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी भी किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक खतरनाक चाल ये कि उसने भारतीय समाज को बांटने के लिए समाज के अलग अलग वर्गों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था देने का ऑफर दिया। इस ऑफर को जो उस समय के जो दलित लीडर थे, बड़े दलित लीडर थे B.R. अम्बेडकर, इसी तरह से सिखों को, ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था देने का ऑफर दिया, जिसको इन लोगों ने स्वीकार कर लिया। इससे महात्मा गांधी जी को लगा कि भारतीय समाज एक तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इसलिए उसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करते हुए वो भारत वापस लौट आए। इसी तरह से 1932 में जाकर के थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया जाता है, लेकिन वो कांग्रेस के बहिष्कार के कारण वो भी असफल हो गया। इन सब के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन और राउंड टेबल में हुए कॉन्फ्रेंस में जो उनके द्वारा ऑफर्स दिए गए थे, उन सब को मिलाकर के एक वाइट पेपर जारी किया गया, श्वेत पत्र जिसको कहा जाता है। श्वेत पत्र में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक सरकारी एक पेपर होता है जिसमें सरकार अपनी जो नीतियाँ हैं उसको जनता के बीच में रखने के लिए और उस पर जनता का फीडबैक प्राप्त करने के लिए जारी करती है। तो एक वाइट पेपर जारी किया गया और उस वाइट पेपर पर समीक्षा के लिए जो ब्रिटेन की संसद थी उनके दोनों सदनों की एक जॉइंट कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष लिन लिथगो थे, जो बाद में भारत के वायसराय भी बनाए गए। जॉइंट कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, वही रिपोर्ट 1935 का भारत सरकार अधिनियम के रूप में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो ये सारी पृष्ठभूमि थी भारत सरकार अधिनियम 1935 की। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी व्यवस्था की गई थी, ऐसा क्या नया किया गया था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था वो था भारतीय संघ की स्थापना। मतलब भारत को कहा गया कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के जितने भी प्रांत हैं वो सभी शामिल होंगे और जो भी देसी रियासत हैं वो सभी शामिल होंगे। लेकिन इसमें एक शर्त लगा दिया था बड़ी चालाकी से ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वो शर्त क्या था कि 50% जितने भी देसी रियासत हैं उसमें से 50% देसी रियासत का इसमें शामिल होना जरूरी था, तभी भारतीय संघ का निर्माण हो सकता था। लेकिन देसी रियासत के द्वारा अपने राज्य को बचाने के लिए उसके द्वारा भारतीय संघ में शामिल होने का कोई उनके द्वारा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, जिसके कारण भारतीय संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। दूसरा एक प्रोविज़न था जो स्टेट में 1919 में द्वैध शासन डायरकी सिस्टम लागू किया गया था। उस सिस्टम को बदल करके वहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब कि प्रांतों में एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई, एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको पूरा पूरा अधिकार दे दिया गया कि वो अपने अनुसार से सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं। और मतलब एक तरह से जो मंत्री थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उनको ही दे दिया गया कि वो कानून बनाएं और उसको लागू करें। लेकिन केंद्र में सरकार के द्वारा डायरकी सिस्टम लागू किया गया 1935 के एक्ट के द्वारा। जो सिस्टम 1919 में उसने स्टेट में लागू किया था वही सिस्टम उसने केंद्र में लागू किया और ठीक ठीक उसी तरह से केंद्रीय विषय को भी आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। जो महत्वपूर्ण विभाग थे जिसको कि जैसे कि डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, धार्मिक मुद्दे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे, आर्थिक मुद्दे,
इन सबको आरक्षित विषय के अंतर्गत रखा गया। आरक्षित विषय पर वायसराय अपने सलाहकार, भारतीय जो जो सलाहकार होते थे, ब्रिटिश सलाहकार होते थे, उनके सलाह से वो नियम बनाते थे, कानून बनाते थे और उस पर लागू करते थे। जबकि हस्तांतरित विषय में जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मामलों को रखा गया और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो चुने हुए भारतीय जनप्रतिनिधि थे, जो सांसद थे, जो मंत्री थे, उनके माध्यम से इसको लागू कराया गया। इसमें एक और जो व्यवस्था की गई थी वो थी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहली बार भारत में जो आज सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं उसको 1935 के एक्ट के आधार पर ही उसकी स्थापना की गई थी। उस समय उसका नाम संघीय न्यायालय था, लेकिन संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल था, जो ब्रिटेन में अवस्थित एक संस्था थी। और सर्वोच्च संघीय न्यायालय द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून की समीक्षा प्रीवी काउंसिल के द्वारा की जा सकती थी। यानी कि संघीय न्यायालय के द्वारा पारित किसी भी आदेश की जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसी तरह से राज्यों का भी पुनर्गठन किया गया। बर्मा को, जो उस समय म्यांमार जो उस समय बर्मा कहलाते थे, उसको भारत से अलग कर दिया गया। और इसी तरह से 1935 के एक्ट के आधार पर 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस एक्ट के तहत की गई थी। साथ ही साथ इस 1935 के अधिनियम के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी 1935 में की गई थी। साथ ही साथ संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के निर्माण की भी अनुमति इसमें दी गई थी। आज जो हम यूपीएससी का जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसकी स्थापना 1935 के एक्ट के आधार पर ही की गई थी। साथ ही साथ जो 11 प्रांत थे, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में जो बड़े प्रांत थे उसमें द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी। मतलब जो वहाँ पर विधायिका का निर्माण किया गया था, विधानमंडल जो था, उसमें विधानसभा और विधान परिषद नाम की 2 सदन की व्यवस्था की गई थी। इन 6 जो प्रांत थे उसमें थे बम्बई, बंगाल, मद्रास, बिहार, यूपी और असम। यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो ये सारी व्यवस्था 1935 के एक्ट के आधार पर लागू की गई थी। लेकिन 1935 के एक्ट की सबसे बड़ी खामी ये थी कि स्टेट में जो राज्यों में जो स्वायत्ता लागू की गई थी, प्रांतीय स्वायत्ता, वो एक तरह से छलावा था, एक तरह से नाम मात्र का दिखावा था। क्योंकि उसमें 1935 के एक्ट में इस तरह के प्रोविज़न्स किए गए थे कि सरकार जब भी चाहती थी तब भी वो प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर सकती थी। वो ये पावर उसको गवर्नर को दिया गया था और बर्खास्त करके वो प्रांतीय सरकार को अपने कंट्रोल में ले सकती थी। दूसरी व्यवस्था ये थी कि जो जो केंद्र के स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें महत्वपूर्ण विषयों पर सोचने का, उस पर चर्चा करने का बिल्कुल भी अधिकार भारतीयों को नहीं था। जो संवेदनशील मामले थे उन सभी विषयों पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वयं उस पर नियंत्रण रखा जाता था। यही कारण है कि जब 1900 जब 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ा, तो भारतीय जो उस समय के चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो सरकारें थी, मंत्री थे, उससे किसी प्रकार का परामर्श नहीं लिया गया कि युद्ध में शामिल होना है या नहीं होना है। इन बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। खैर, तो ये सारी व्यवस्था 1935 के एक्ट के आधार पर की गई थी। अब हम देख लेते हैं कि 1935 के एक्ट के आधार पर जो चुनाव हुए, चुनाव के क्या परिणाम हुए और कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कहाँ कहाँ हुआ। दोस्तों, 1935 के एक्ट के आधार पर सबसे पहले 1937 में चुनाव संपन्न हुआ और 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। इसमें 5 परम महत्वपूर्ण जो प्रांत थे वो थे मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा।
जबकि बम्बई में उसको सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभर कर आई और वहाँ पर उनके द्वारा गठबंधन सरकार का निर्माण किया गया था। इसी तरह से पंजाब और बंगाल में मुस्लिम लीग सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आई और उनके द्वारा जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनके साथ मिलकर के उनके द्वारा गठबंधन सरकार का निर्माण किया गया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का निर्माण होने के साथ ही स्टेट प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस के द्वारा कई बड़े पैमाने पर काम किए गए। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, किसानों के कर को कम किया गया, मजदूरों को राहत प्रदान किया गया। लेकिन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ा तो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ते ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के बिना परमिशन के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। आपको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में लड़ी गई एक वैश्विक युद्ध थी, जिसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, अमेरिका, जबकि दूसरी तरफ जो दुश्मन राष्ट्र थे उनके वो थे जापान, जर्मनी और इटली। जैसे ही इटली और जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन पर हमला किया गया, वैसे ही यहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा भारत को एक तरह से युद्ध में झोंक दिया गया। भारत को युद्ध में झोंकने के साथ ही यहाँ के जो मंत्रिमंडल थे, कांग्रेस मंत्रिमंडल, उनके द्वारा यह शर्त रखी गई कि आपको हम तभी सपोर्ट करेंगे युद्ध के प्रयासों में जब आप भारत को युद्ध के बाद आप आज़ादी दे देंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया और नहीं स्वीकार करने के कारण 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल को लगा कि जब इतने महत्वपूर्ण विषय में जब उनसे चर्चा ही नहीं की जाएगी, जब उनकी राय ही नहीं ली जाएगी और पूरे देश को युद्ध में झोंक दिया जाएगा और युद्ध में एक तरह से तबाह होने का डर था, तो फिर उसके मंत्रिमंडल रहने का क्या औचित्य बचता है। और इसी के कारण से 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा सरकार से इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग पत्र के बाद जो मुस्लिम लीग के लोग थे उसके द्वारा B.R. अम्बेडकर के साथ मिलकर के 22 दिसंबर 1939 को इस खुशी में मुक्ति दिवस मनाया गया। मतलब कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा एक तरह इसको सेलिब्रेट किया गया कि कांग्रेस मंत्रिमंडल से एक तरह से मुक्ति मिली उसको, और 22 दिसंबर 1939 को उसके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वह किस पृष्ठभूमि में लाया गया था, और उस पृष्ठभूमि में जब भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया तो उसके क्या प्रोविज़न्स थे, और साथ ही साथ जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वो किस प्रकार से वहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जीत हासिल की गई थी और किन किन राज्यों में उसके द्वारा सरकार का गठन किया गया था, और अंत में द्वितीय विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा, और जिसके कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा इसको मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। तो अंत में इस वीडियो में एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स को, कुछ पॉइंट्स को। पहला पॉइंट ये है कि 1919 में प्रांतों में किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी। इसका उत्तर है द्वैध शासन की व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता किस अधिनियम में लागू किया गया था। इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था। इसका उत्तर है 1935। बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया था। इसका उत्तर है 1936, 1936। संघीय न्यायालय की स्थापना और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। इसका उत्तर है 1935 के अधिनियम के आलोक में की गई थी। 1935 के अधिनियम के आलोक में किन किन राज्यों में
द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी? इसका उत्तर है बम्बई, बंगाल, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम। इसी तरह से 1937 के चुनाव में कांग्रेस को किन किन राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। कांग्रेस के द्वारा किन किन राज्यों में सरकार का गठन किया गया था 1935 के चुनाव के आधार पर? इसका उत्तर है मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बम्बई। मुस्लिम लीग के द्वारा किन राज्यों में अपनी गठबंधन सरकार बनाई गई थी? इसका उत्तर है पंजाब और बंगाल। कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा क्यों दे दिया गया था? इसका उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंकने के कारण। कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? इसका उत्तर है 22 दिसंबर 1939। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप मेरे पूरे जो वीडियो हैं 22-23 हमने पूर्व में बनाए हैं, सभी को एक बार ज़रूर सुनेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन उम्मीद ज़रूर करता हूं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं जो हमने वीडियोज़ में कवर किए हैं टॉपिक, उससे अगर पूछे जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरा पूरा उम्मीद है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।